लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सबसे पहले तो जी मैं उन डॉक्टर्स की, उन नर्सेस की, उस पैरामेडिकल स्टाफ की, उन सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन फलाही तंजीमों की जो कि इस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर इस वबा से नबुर्दाज़मा हैं, बल्कि उनकी इस कुर्बानी ने पे मुझे अपने वालिद साहब का ही एक शेर याद आया है, जिसमें वो कहते हैं कि डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। ये जो जज्बा इसार इस वक्त हमारी इस कम्युनिटी में जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, उनकी कुर्बानियों को मैं अपने साथियों की जानिब से इन सबको सल्यूट करता हूँ और उनकी ये कुर्बानी हमेशा इस मुल्क की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। अब आते हैं कि इस पूरी वबा का जो एक पूरा तनाजुर है, इंटरनेशनल तनाजुर, बिकॉज ये जो वबा है ये किसी कोई लोकल इलाके की नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है। हम ये भी देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, जिसमें आप मिसाल ले लें यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, जिनके बावजूद इसके कि 21 खरब डॉलर से ज़्यादा की जीडीपी है, उनके जो कंफर्म केसेस हैं वो 1.14 लाख, उनमें जो डेथ्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। इसी तरह यूरोप, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कि जीडीपी 3 खरब पाउंड से ज़्यादा है, उनके फिगर्स 2,30,000, जिसमें से कि डेथ्स जो हैं वो 33,000। इसी तरह इटली, जिसमें कि 2,22,000 उनके कंफर्म केसेस और उनकी अमवात जो है 31,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। अब इस तनाजुर में पाकिस्तान को हम देखते हैं। पाकिस्तान जिसका कि जीडीपी हार्डली 300 अरब डॉलर है, हमारी क्या फैक्शन फिगर्स हैं? हमारी जो फिगर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से जो केसेस हैं हमारे, वो 30,000 से तजावुज़ कर गए हैं। अमवात जो हैं वो 1,000 से कम हैं, 700 के करीब हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि बावजूद कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसका कि कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन नापैद था, कंपेयर टू उन ममालिक के जो कि दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है जिनके पास, वो भी इससे नबुर्दाज़मा नहीं हो सके। उन्होंने भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई की, कामयाब नहीं हुए। हमें इस पर खुशी नहीं है कि इंटरनेशनली अमवात ज़्यादा हों, खुदा ना खास्ता। सारी ह्यूमैनिटी, इंसान जो है तो वो अल्लाह ताला की मखलूक है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। हर इंसानी जान इतनी बराबर है जो कि किसी की भी हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी बेसर सामानियों को देखते हैं, जब हम अपनी गुर्बत को देखते हैं, जब हम एक ऐसा मुल्क देखते हैं जिसमें कि 25% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उस सूरत हाल में हमारे पास क्या वो हथियार हैं, हमारे पास क्या वो वसाइल हैं जिससे कि हम एक इतने बड़े क्राइसिस, जिससे कि आज तक कोई भी हुकूमत नबुर्दाज़मा नहीं हो सकी, हम उसका सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? कोई भी पॉलिसी होती है, उसका जो एक अंडरलाइंग वो होता है, पॉइंट होता है, वो यही होता है कि हम किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से और किसको सबसे ज़्यादा पहले तवज्जो दें। तो सबसे पहले तवज्जो के मुस्तहिक कौन होते हैं? सबसे पहले वो लोग होते हैं जो कि
जिनका के यौमिया उजरत, मजदूर, दिहाड़ीदार, छोटी दुकान वाला, छापड़ी वाला, रिक्शे वाला, ये लोग हैं जो कि अपनी दिन की कमाई से अपने घर में रात का खाना, दिन का खाना अपने और अपने बच्चों के सामने रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि हमेशा एक फलाही माइंडसेट रखते हैं और इसी तबके की तरफ, मिडिल क्लास एंड बिलो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका मसला टोटली डिफरेंट है। उन बेचारों को ना ऊपर वाले एक्सेप्ट करते हैं ना नीचे वाले एक्सेप्ट करते हैं। तो हुकूमत की जो हिकमत अमली थी पहले ये थी कि किस तरीके से इस वबा से भी निपटा जाए और किस तरह से वो लोग जिनकी का कारोबार बंधा हुआ है इस दिन की कमाई पे, उनको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे पहले सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक पैकेज दिया, बावजूद इसके चेयरमैन साहब ये बात बहुत ज़रूरी है हमें समझनी, मेरे अपोजिशन के दोस्त, कॉलीग्स, सारा पाकिस्तान जानता है कि हमारे माली हालात कैसे हैं। इन महदूद वसाइल के, इन मजबूरियों के बावजूद, इन लिमिटेशंस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने इस शुरू होते ही 1.2 खरब रुपए का एक स्टिमुलस पैकेज दिया। वो स्टिमुलस पैकेज बेसिकली डायरेक्टेड था उसी पॉलिसी के तहत कि हमने किस तरह से जो छोटा कारोबार है, छोटी बिजनेसेस हैं, उनको किस तरह से हमने कवर करना है और इसी तरह वो जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है उनको किस तरह से हमने उनकी देखभाल करनी है। इस सिलसिले में जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो था एहसास प्रोग्राम, जिसमें कि इस वक्त 100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम हो चुकी है। ये वो फिगर्स हैं, ये वो डेटा है और इससे मुस्तफीद 65 से 80 हज़ार ख़ानदानों का हुआ है और ये प्रोग्राम चल रहा है, इसने आगे तक जाना है। लेकिन हमारे वसाइल को भी हमने देखना है कि वो किस लिमिट के हैं। यहाँ पे थोड़ा उन्होंने लाइटर नोट, मुशाहिदुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब का नाम भी उसमें था, उनको भी आया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये नाम आप ही ने डलवाया होगा, कहीं का पैसा नहीं छोड़ते आप, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो दूसरी तरफ हमने ये भी किया कि हमने जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक पैकेज दिया। हमने जो कारोबार बंद हो रहे हैं चेयरमैन साहब, ये एक बहुत सीरियस मसला है, हमने ये देखना है। आज तो आज है, अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले वक्त हैं उसमें हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी को किस तरह से हम संभाला देंगे, किस तरह से हम रिसोर्सेज पैदा करेंगे। कर्जों के बोझ तले हम दबे हुए हैं, रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, हम देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा देना चाहते हैं। तो हम इस सिलसिले में शुरू में ही से उनका यही वो था कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो उन लोगों का क्या होगा। होगा वही जो कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक खातून का इंटरव्यू नशर हुआ 2 रोज़ कबल। उस खातून का क्या उसकी कहानी क्या थी। नदीम मलिक का शो एक बड़ा क्रेडिबल शो होता है और वो उन्होंने एक मेहमान को बुलाया जिसमें कि वो खातून जिक्र कर रही थी कि उसके मियाँ ने जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी कि उसने देखा कि उसके बच्चे रोजा पानी से इफ्तार कर रहे हैं। इस तरह की बड़ी कहानियां हैं, इस तरह की बड़ी दास्तानें हैं। चेयरमैन साहब, अगर हम इसी तबके को देख रहे हैं, हमारी यही कंसर्न थी कि ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो न मरें लेकिन लोग भूख से मर जाएं। ये बजाय इसके अलावा हमने हर सूबे को, ये जो आपको मैंने फिगर्स दिए कि 1 खरब से ज़्यादा
कि जो पैसे थे ये हमने किसी एक अपनी, हमारे 2 सूबों में हुकूमत है, फेडरल में हमारी हुकूमत है, हमने ये नहीं किया कि हमने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने वो किया, नादरा जितना डेटाबेस था उसको लेकर, और हमने उनको वो उन तक ये रकूम पहुंचाई। सिंध को हमारे इस प्रोग्राम के तहत 31 अरब से ज़्यादा के वसाइल दिए गए। अब बात आती है कि जो सूबों के साथ फेडरल गवर्नमेंट का क्या सलूक रहा। देखिए, जब हमने ये इदारा बनाया, एक NDMA इदारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसको हमने मुतहर्रक किया और उसके ज़रिए उसकी जो प्लानिंग है डेली बेसिस पे, आपको पता है उसको असद उमर साहब लीड कर रहे हैं, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। उसमें हर सूबों के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, उसमें सिक्योरिटी के लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। गर्ज के एक पूरा मुकम्मल एक इदारा है जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग को देख रहा है। डेली फिगर्स वो देते हैं और बड़े बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से हर सूबों को जो मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया गया, हर सूबे को पैसे दिए गए कि इस आफत से वो किस तरह से नबुर्द आज़मा हों। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि सिंध में भी जबकि जहाँ पे के शुरू में स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया गया, लेकिन लोग राशन के लिए फिर रहे थे, लोगों को तकालीफ हुई, और यहाँ तक कि एक स्टेज ऐसी आई कि जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो सड़कों पे निकल आए। हमने हमेशा हर सूबे को सपोर्ट किया है, उनकी पूरी कोशिश हमारी यही रही है कि किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक न किया जाए, चाहे वहाँ पे हमारी हुकूमत है या नहीं है। हम उनको बिल्कुल बरादराना तरीके से इक्वल बेसिस पे उनको ट्रीट करें। हमने इस पे कोई सियासत नहीं की, हम सियासत नहीं करना चाहते हैं इस पे। हम बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में ना उलझाएं, क्योंकि अभी जो मेरे कॉलीग मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी सारी, चाहे उसमें जितने भी मुतनाज़ा इशू भी हैं, हर चीज़ का उन्होंने एक वो दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम ये ब्लेम गेम करें, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करें जो कि अपोजिशन कर रही है, उसको चाहिए कि वो अपना हिस्सा डालें। ये नहीं है कि बाहर से आप तकरीर करें और ये करें और वो करें, आप तजावीज़ दें, आप सपोर्ट करें, वजह इसके कि आप ये करें कि जी करप्शन हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, जिसका कि मैं जवाब अभी मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इस बात पे मजबूर कर दिया है कि मैं उनकी इन बातों का जवाब दूं, क्योंकि क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि डीज़ल नापैद है, मेरा ख्याल है ये बड़ी ये बात दुरुस्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डीज़ल बिल्कुल मिल रहा है, बल्कि इन दिनों में तो हमारे पास जो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उससे भी बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त चूँकि ट्रांसपोर्ट बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, तो वो तो इसमें तो वो बात नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते। अब चेयरमैन साहब, गो कि मैं इस चीज़ का एहसास रखता हूँ कि इस वक्त जो है तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो एक नेशनल यूनिटी है, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो इस हमारे बारे में वो सोचें कि ये अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ बताने चाहिए। आपने जिक्र किया, मेरा आपने सवालात उठाए, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके जवाबात दूं। अवाम फैसला करेगी कि क्या असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, लेकिन मैं कुछ उन्होंने बड़ी ही
सेंसिटिव चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया है कि अशराफिया का बड़ा जिक्र होता है, हमारे कई अपोजिशन के साथी इसका जिक्र करते हैं। देखिए, अशराफिया एक वो टर्म है जिसके मानी हम सबको पता है कि वो तबका जो कि मुआशरे में एक ख़ास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करता है, जो कि हमारे मुल्क में वो हैं जो कि कानून से भी बालतर होते हैं, सिर्फ मुआशी तौर पे नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट में वो हमसे बालतर समझे जाते हैं। ये वो अशराफिया है जो कि इस मुल्क में रहकर और जब बीमारी होती है तो वो गैर मुल्क इलाज करने जाते हैं। भाई, आप पाकिस्तान में रहें, अगर आप इजलास रिक्वेजिशन करते हैं तो फिर सबकी सेहत, मुशाहिदुल्लाह खान की सेहत भी ठीक नहीं है, ये उनकी बड़ी बहादुरी है कि वो यहाँ पे आए हैं, तो क्या कोई जान किसी से बेहतर है? ये है वो अशराफिया। जब आप अपनी जान की हिफाजत अवाम से पहले अपने आप को समझ करें, प्रोटेक्ट करें, इसको अशराफिया कहते हैं। अशराफिया कोई नहीं, ये माइंड सेट होता है। ये नहीं होता कि आप भले बाकी उनको आप झोंक दें, उनकी पार्टी के कलीग्स भी उतनी अहम हैं, उतनी उनकी जान अहम है जितनी के अपोजिशन लीडर की है। वो क्यों नहीं ले रहे? अगर उनकी बीमारी भी है, क्यों नहीं अटेंड कर रहे? ठीक है, तो ये अशराफिया का जो एक माइंडसेट है उनका ये वो था कि वो अपने घरों में बैठकर ये बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। अब मुकम्मल लॉकडाउन, तो मेरा ख्याल है कि सवाल बनता है कि मैं सवाल पूछूं कि मुझे अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है, कोविड-19 का प्लान क्या है। नंबर 2, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? तीसरा सवाल, सिंध हुकूमत ने नमाज और तरावी की अपोजिशन वो किया कि उसको वो किया जाए तो हम मसाजिद को बंद कर दें। चौथा, कि जिस तरह कहा गया कि जो इंजेक्शंस हैं वो तो मिलने नहीं वाले 2021 तक, और फिर उसमें भी हमारा क्या होगा, तो हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और पांचवा, कि जब अपोजिशन ने इजलास बुलाया तो फिर क्यों डिसाइड किया कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी लीडरशिप नहीं पार्टिसिपेट करेगी। ये वो सवालात हैं जो कि उसका पूछना मेरा ख्याल है कि हमारा हक बनता है। उन्होंने जिक्र किया कि करप्शन बहुत हो रही है, इनसे बेहतर कौन जान सकता है। देखें, आप से तो हमने हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहजाद अकबर की, जिसमें कि कहा गया कि तफसीलात के साथ पूरे 10 पॉइंट्स 10 सवालात पूछे, उसका जवाब मिला नहीं। वो सवालात जो उन्होंने उठाए हैं जिसमें कि एक एक ट्रांजैक्शन की बैंकिंग प्रूफ है, उसके चेक्स की कॉपीज मौजूद हैं, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने पार्टी के फंड इकट्ठे किए लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में। भाई, अगर वो पार्टी के लिए आपने चंदा इकट्ठा किया है वो ठीक है, आप करें, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में कैसे चले गए? इन सवालात का आपने जवाब देना है, बजाय इसके कि आप कहें कि जी हम सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये तो एक बड़े क्लियर कट प्लान सवालात किए हैं शहजाद अकबर ने अपनी रिपोर्ट में, आप उनका जवाब दे दें। जिस तरह के असद उमर और चीफ मिनिस्टर पंजाब वो पेश हुए चीनी और आटा के बहरान की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, हमने तो कोई ढोल धमाका नहीं किया, हमने तो कोई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की हैं। अगर ये बात जिक्र ना करते तो हम उसका जिक्र भी ना करते। सवाल ये है कि हमने ये साबित किया है कि हम कानून से बालातर नहीं है। अशराफिया का एक और जो एक अहम तरीन जो नुक्ता है वो ये है कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आम लोगों की जाने उनको कोई परवाह नहीं, कानून से वो अपने आप को बालातर समझते हैं। ये अशराफिया की डेफिनेशन है जो कि सादिक आती है हमारे अपोजिशन पार्टीज, मेन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि जब भी उन पे कोई सवाल किया जाता है, न तो हमारे नैब इन्होंने लगाए हुए थे, इन दोनों ही मिलकर लगाए हुए थे, हमने तो नहीं लगाए थे।
वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने, नैब के चेयरमैन से लेकर चपड़ासी तक हमारा एक बंदा भी हमारा लगाया हुआ नहीं है। भाई अगर आपने किसी को, आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप उनसे, ये आप ही के लगाया हुआ पौधा है। देखें, हमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम चीज है जिसका कि हमें वो करना है कि बजाय इसके कि हम एक ऐसी बहस में पार्लियामेंट को भी उलझाएं, अवाम को भी उलझाएं, हमें चाहिए कि हमें जरा, आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते हैं, भले ना करें, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को तो सपोर्ट करें। आप मुतहर्रिक हों, अपनी जितनी भी तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक करें कि वो अवाम के पास जाके और उनकी दादरसी करें, उनकी हेल्प करें। आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, आप उनको काम करने छोड़ दें, जो कि माशाल्लाह जिसने फैक्ट्स एंड फिगर्स ने साबित यही किया है कि हमारी हिकमत अमली बेहतरीन थी। अल्लाह ताला का फजल है कि हम अभी तक उससे बड़े बावकार तरीके से नबूरदाज़मा हो रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर अफेक्टी, हर गरीब, हर जो इससे अफेक्ट हुआ है उसके दिन अच्छे हैं। सख्त वक्त है, इसमें हमें चाहिए इस वक्त नेशनल यूनिटी चाहिए। इस वक्त हमें चाहिए कि हम आने वाले चैलेंजेस जो कि आज से ज़्यादा सख्त होंगे, क्योंकि अगर इकॉनमी पैरालाइज कर जाए, जिसमें कि मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टीज चाहती भी यही हैं कि वो इकॉनमी कोलैप्स कर जाए खुदा ना खास्ता और उनको कोई एनआरओ मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। बिकॉज जब आप गरीबों की सोच रखते हैं, जब आपके नज़दीक वो एक उतने बराबर के शहरी होते हैं इस मुल्क में, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसी सोच को अपने दिल में रखते हैं और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े क्राइसिस से हमें बचाया। और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान की लीडरशिप में हम इस क्राइसिस से भी कामयाबी के साथ मिनिमम प्राइस पे किए हुए हम इससे आगे निकलेंगे। और मेरी आखिरी बात, मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखें आप सब बात करें, आप क्रिटिसिज्म करें, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल करें, हम उसका जवाब देंगे और बड़े तहम्मुल से और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपको हम जवाब देंगे। लेकिन कुछ इश्यूज को आपको नहीं उठाना चाहिए, सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि जो इशू आपने उठाया, आपकी पार्टी उसका शिकार हो चुकी है। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बन रहे थे प्लीज, उसमें आपको मालूम है, मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता हूं, बट मैं ये कहता हूं कि इस किस्म के इश्यूज को हवा न दें। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम इस किस्म की फिरका वाराना और इस किस्म की एक उसका शिकार हो जाएं कि माशरा तितर बितर हो जाए। आपने मुशाहिदुल्लाह साहब बुरी नीयत से नहीं किया होगा, लेकिन मैं सेंसिटाइज करना चाहता हूं अपने साथियों को कि ऐसी चीजों पे ना बहस किया करें जो कि अवाम में बेचैनी फैलाए, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, क्योंकि आपकी पार्टी खुद भी उसका शिकार हो चुकी है। आखिर में मैं सब अपने जो हमारे सेनेटर साहिबान हैं जो कि कोविड से उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारे जितने भी कलीग्स हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तानी अवाम हैं, उनको भी अल्लाह ताला इस आफत से बचाए, इस वबा से बचाए और एक मुल्क होकर, एक ही उसमें सफ़ में खड़े होकर हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। वरना ये हमें ऐसी शिकस्त देगी जिसके कि हम बिल्कुल वो नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आखिरी अपील पाकिस्तान के अवाम से, देखें ये अगर रिलैक्सेशन हुई है तो जिस तरह से कि हम बाज़ारों में लोग देख रहे हैं, जिस तरह के SOPs की खिलाफ वर्जी हम देख रहे हैं, खुदारा ये न करें, अपने आप पे भी रहम करें और पाकिस्तानी अवाम पे भी रहम करें, क्योंकि अगर ये इस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएंगे। प्लीज़ अवाम से दरख्वास्त है कि वो ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, 2-3 महीने तक कम अज़ कम बिल्कुल एहतियात करें। जो भी SOPs दिए गए हैं ये आप ही की बेहतरी के लिए हैं, ये इस मुल्क की मईशत के लिए हैं, वरना हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, फिर लॉकडाउन हो जाएगा।
फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर कारोबार बंद हो जाएगा, फिर वो विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा कि फिर गरीब क्या करेंगे। इसलिए खुदारा ये बहुत ही, देखें, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूं बिकॉज ये बात मेरे बड़े दिल की है। चेयरमैन साहब, जब हमने देखा कि कोरोना है, ये नजर नहीं आ रहा, ये नहीं नजर आता, लेकिन इसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। अल्लाह ताला नजर नहीं आता, लेकिन वो मौजूद है हर वक्त, हर जगह पे। इस चीज के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसमें जी थोड़ा सा अल्लाह से भी दुआ मांगें और अपने अंदर भी एक इत्तेफाक रखें कि हम इस मूजी मर्ज से निजात पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी।